हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो डिवोर्स के केसेस जहाँ पे होते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है मेंटेनेंस को लेकर कि मेंटेनेंस कितनी मिलनी चाहिए, जो पार्टी क्लेम करती है कि उसको मेंटेनेंस चाहिए। अब मेंटेनेंस जो है वो एक आपकी मेंटेनेंस पेंडेंट राइट, मतलब जब तक आपकी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग चल रही हैं, एक तब मिलती है इंट्री मेंटेनेंस जिसको आप बोल सकते हो, और एक होती है आपकी परमानेंट मेंटेनेंस। तो आज हम बात करने वाले हैं इंट्री मेंटेनेंस, मतलब कि जब तक आपकी डिवोर्स प्रोसीडिंग जो है वो पेंडिंग चल रही हैं, अभी आपका जो डिवोर्स है वो डिसाइड नहीं हुआ है, उस दौरान जो आपको मेंटेनेंस चाहिए उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लेटेस्ट जजमेंट आई है, उसको आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो कितनी मेंटेनेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिलनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा और क्या डायरेक्शंस दी, कैसे ये मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में जाके पहुंचा, क्या सिचुएशंस थी उन पार्टीज की कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से ये मैटर डिसाइड किया, वो सारी चीजें मैं एक एक करके डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं कि पूरा मामला था क्या और कैसे ये मामला जाके जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तो देखो 2008 में जो पार्टीज हैं, हस्बैंड एंड वाइफ है, उनकी शादी हुई थी क्रिश्चियन कस्टम के हिसाब से, और ये चेन्नई का मामला है। और उसके बाद जब हस्बैंड एंड वाइफ की नहीं बनती होगी आपस में, तो फाइनली 2019 में हस्बैंड इंडियन डिवोर्स एक्ट में जो है वो डिवोर्स फाइल कर दिया। अब जब उन्होंने डिवोर्स फाइल किया तो ऑब्वियसली जो वाइफ है उन तो वो तो जॉब नहीं करती थी, उन्होंने मेंटेनेंस के लिए जो है वो फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी, और उन्होंने जो मेंटेनेंस मांगी वो थी 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख वो मांग रही थी पर मंथ, और साथ में लिटिगेशन कॉस्ट भी मांग रही थी 2 लाख रुपए। और इतना बड़ा अमाउंट क्लेम करने के लिए उन्होंने बकायदा प्रूफ दिए कि उनके जो हस्बैंड हैं वो एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं और वो पर मंथ जो है वो उनकी सैलरी है। इसके अलावा उनके पास मल्टीपल इनकम सोर्स हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज हैं, जो रेंटेड प्रॉपर्टीज हैं वहां से इनकम सोर्स है, कुछ बिजनेसेस उन्होंने बताए, कुछ उनका स्कूल चलता है, एवरीथिंग उन्होंने जो है वो शो किया। उन्होंने सारे प्रूफ दिए, क्योंकि देखो मेंटेनेंस अगर आप मांग रहे हो इतनी अच्छी खासी, तो आपको ये शो करना पड़ता है कि आपका जो स्पाउस है वो मंथली कितना कमा लेता है। तो उन्होंने वो सारी चीजें प्रोड्यूस करी, उन्होंने सारे प्रूफ दिए कि वो इतना मंथली जो है वो अच्छा खासा अर्न करता है, और उस बेसिस पे उन्होंने मांगा कि उनको जो है वो 2.5 लाख जो है वो पर मंथ चाहिए। इसके अलावा 2 लाख अलग से उनको लिटिगेशन कॉस्ट चाहिए जो उनकी प्रोसीडिंग्स चल रही है। फैमिली कोर्ट था, उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो लड़की है उसको 1.75 लाख, मतलब कि 1,75,000 पर मंथ जो है वो हस्बैंड देगा एज ए इंट्री मेंटेनेंस, जो कि प्रोसीडिंग्स के दौरान उसको मिलेगी, और इसके अलावा और कोई अमाउंट नहीं था, मतलब कोई लिटिगेशन कॉस्ट नहीं, उसी में ही सारी चीजें जो है वो पूरी होंगी। अब यहाँ पे बात हुई कि देखो उसने 2.5 लाख मांगा और उसने अलग से लिटिगेशन कॉस्ट भी मांगी, और उसने सारी चीजें प्रोड्यूस भी करी कि उसके पास इतनी इनकम है, लेकिन जो कोर्ट है वो हमेशा एक रीजनेबल अमाउंट देता है। ये सारी चीजें मैंने डिस्कस करी है अपनी एक वीडियो में कि आप जितना मर्जी मांग लो, लेकिन जो कोर्ट है वो अपना एक थॉट देता है सारी चीजों पे कि कितनी इनकम हो सकती है और कितने उसके अदर सोर्सेज से भी इनकम हो सकती है। इसके अलावा जो लड़की है वो खुद कमा सकती है, नहीं कमा सकती है, वो सारी चीजें, और क्या लड़की का लाइफस्टाइल था, ये सारी चीजें देख के जो है वो कोर्ट एक रीजनेबल अमाउंट जो है वो तय करती है जो आपको मिलना चाहिए एज ए मेंटेनेंस। अब यहाँ पे सोचने वालों को तो ये भी लग रहा होगा कि 1,75,000 भी बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन वो देखा जाए तो लड़की का जो लाइफस्टाइल मैट्रिमोनियल होम में था वो उसके अकॉर्डिंग उसको दिया गया है। अगर उसका जो हस्बैंड है वो अगर मंथली 4 से 5 लाख कमा रहा है तो उस हिसाब से तो उसको काफी कम मिला, क्योंकि वो एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो अपने मैट्रिमोनियल होम में जी रही थी। ठीक है, तो अभी बाकी चीजें तो बाद में डिसाइड होंगी, डिवोर्स होगा नहीं होगा, ठीक है, उसका तो उसको परमानेंट जो मेंटेनेंस है वो कितनी लगेगी, लेकिन ये सिर्फ उसको अमाउंट था क्योंकि उसका अभी जो मैटर है वो पेंडिंग चल रहा है, तो उस दौरान उसको खुद को मेंटेन करने के लिए जो है वो इतना अमाउंट दिलवाया जा रहा था। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि लड़की ने तो सारी चीजें प्रोड्यूस करी कि उसकी इतनी इनकम है और ये इतना कमाता है, लेकिन लड़के ने उस काउंटर के लिए कुछ नहीं किया, मतलब लड़के ने डिनाई नहीं किया कि वो इतना नहीं कमाता। इनफैक्ट उसने अपना जो इनकम के सोर्सेज थे वो खुलासा ही नहीं किया कोर्ट के सामने, उसने नहीं बताया कि मुझे यहाँ से भी इनकम आती है, वहां से भी इनकम आती है। तो वो कहीं ना कहीं शायद इससे कहीं ज्यादा ही कमाता होगा, लेकिन चलो कोर्ट ने जो भी प्रूफ उनके सामने रखे गए उसके हिसाब से एनालाइज किया कि ठीक है, अगर उसकी इतनी भी इनकम है तो उस हिसाब से लड़की को इतना मिलना चाहिए। अब ये जो ऑर्डर था वो फैमिली कोर्ट का था, लेकिन इसको ना मानने के लिए और जो हस्बैंड है वो नहीं देना चाहता था इतना अमाउंट, इसलिए वो हाई कोर्ट में आगे अपील कर देते हैं, मद्रास हाई कोर्ट में। और मद्रास हाई कोर्ट क्या करता है कि वो अपने हिसाब से जो है वो इवेल्युएशन करते हैं अमाउंट के, कितना मिलना चाहिए कितना नहीं मिलना चाहिए इनकम के हिसाब से। तो उनको लगता है कि बहुत काफी बड़ा अमाउंट है, इतना शायद नहीं कमाता है लड़का भी, और उन्होंने उस अमाउंट को रिड्यूस करके 80,000 कर दिया कि ठीक है 80,000 जो है वो लड़की को दिया जाएगा पर मंथ एज ए इंट्री मेंटेनेंस।
एक्सपीरियंस। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद भी लड़की हार नहीं मानती है और वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी अपील फाइल कर देती है और फाइनली अब उस अपील का जो है वो अभी लेटेस्ट ये जजमेंट आई है। तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या थी उस पूरे मैटर को लेकर, उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पहली बात तो ये कि लड़की जितना बड़ा अमाउंट मांग रही है उसके सपोर्ट में उसने इनफ प्रूफ दिए हैं कि हस्बैंड की इतनी इनकम है और उसी हिसाब से उसका लाइफस्टाइल जो मैट्रिमोनियल होम में था उसी हिसाब से उसने अपनी डिमांड रखी है। दूसरी बात लड़की ने ये भी रखी कि उसने जो है वो MSc डिग्री इन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल जो है वो उसके पास डिग्री है, लेकिन उसने शादी के बाद जॉब भी करी थी, लेकिन उसके जो हस्बैंड है उनको उनका जॉब करना पसंद नहीं था, इसलिए उसने जॉब छोड़ दी थी। तो अब उसके पास ऐसा कोई इतना बड़ा एक्सपीरियंस भी नहीं है, उसको सारी चीजें जो है वो शुरू से शुरू करनी पड़ेंगी। वो अर्न कर सकती है लेकिन वो इतना ज्यादा अर्न नहीं कर सकती कि जो उसका लाइफस्टाइल मैट्रिमोनियल होम में था वो उसको जो है वो मेंटेन कर पाए। और दूसरी बात ये है कि जो हस्बैंड है उसने कोई भी अपना इनकम प्रूफ, जैसे इनकम टैक्स प्रूफ होते हैं, कोई भी ऐसा एविडेंस कि उसकी कितनी इनकम है कितनी नहीं है, वो चीजें उसने प्रोड्यूस ही नहीं करी कोर्ट के सामने। तो कोर्ट को भी यही लगा कि शायद जितना लड़की बोल रही है हो सकता है लड़का उससे भी बहुत ज्यादा कमाता हो, लेकिन जितनी इनकम लड़की ने शो करी उसके हिसाब से जो रीजनेबल अमाउंट था वो फैमिली कोर्ट की जो उन्होंने इवैल्यूएशन दी थी वो बिल्कुल सही था कि लड़की को 1,75,000 मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि जो लड़की अपने मैट्रिमोनियल होम में जिस तरह का लाइफस्टाइल जी रही थी, तो जिस टाइम पे उसकी डिवोर्स प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है उसको वैसा ही लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन करने के लिए उसको मेंटेनेंस मिलनी चाहिए। बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि बाद में परमानेंट जो मेंटेनेंस है वो बाद में डिसाइड होगी। अभी तो क्योंकि डिवोर्स अभी आपका कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, तो जो लड़की अपने मैट्रिमोनियल होम में जिस लाइफस्टाइल में थी उसको वही लाइफस्टाइल जो है वो मिलना चाहिए और उसी हिसाब से उसको जो है वो मेंटेनेंस मिलनी चाहिए। वही एक रीजनेबल इवैल्यूएशन होती है अमाउंट डिसाइड करने की। और यहाँ पे लड़की ने इनफ प्रूफ दिए हैं कि उसकी इनकम काफी ज्यादा है, ठीक है। 1.5 लाख तो उसका एक परमानेंट सैलरी उसने बताई, इसके अलावा जो उसके बाकी सोर्सेज हैं, इसके अलावा क्योंकि वो इकलौता लीगल हियर है अपने फादर का जिनकी डेथ हो चुकी है, तो वो भी सारे मतलब जो उसके बिजनेसेस हैं, सारी जो प्रॉपर्टीज हैं जिसकी उसको इनकम सोर्सेज हैं, एक स्कूल है जो उसका मतलब चल रहा है, जो उसकी बिल्डिंग है, तो वो सारी चीजें जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो 1.5 लाख जो फैमिली कोर्ट ने डिसाइड किया था वो बिल्कुल सही डिसाइड किया था और लड़की को जो है वो इतना अमाउंट ही मिलना चाहिए एज ए इंट्री मेंटेनेंस। और जो हाई कोर्ट है उसकी वैल्यूएशन उन्होंने जो है वो गलत तरीके से करी है, वो फेल हो गए हैं ये चीजें डिसाइड करने के लिए कि लड़के की इनकम कितनी है और लड़की को कितना मेंटेनेंस जो है वो मिलना चाहिए। तो ये था पूरा मामला और ये थी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। तो आपको यहाँ से ये चीज भी सीखनी चाहिए कि देखो, भले ही हाई कोर्ट में जाके उसका जो अमाउंट है थोड़ा सा रिड्यूस हो गया था, लेकिन लड़की अपनी बात पे सही थी और उसको पता था कि उसके पास ऑप्शन है, तो उसने उसको अवेल किया, उसने अपील डाली सुप्रीम कोर्ट में और फाइनली अब उसका जो अमाउंट जो उसको मिल रहा था फैमिली कोर्ट में वही उसको दोबारा मिल रहा है। तो वहां जाके जो फैसला है वो उसके हक में आ गया। देखो, हर ये जो मेंटेनेंस वाली चीजें होती है ना, वो हर एक केस की डिपेंड करती है कि सिचुएशन क्या है। इसीलिए आपके साथ ऐसी कोई चीजें हो रही हैं तो आप अपनी सिचुएशन को बिल्कुल प्रूफ के साथ रखो, तो वो चीजें आपके फेवर में ही होंगी। बस आपको लड़ना है, आपको हारना नहीं है। जैसे इस लड़की ने हार नहीं मानी, भले ही उसका अभी जो डिवोर्स है वो पेंडिंग चल रहा है, भले ही बाद में परमानेंट मेंटेनेंस जो है वो जैसे मर्जी डिसाइड हो, लेकिन एटलीस्ट जब तक उसकी जो चीजें पेंडिंग चल रही हैं, डिवोर्स उसका पेंडिंग चल रहा है, तब तक जो वो लाइफस्टाइल अपना मैट्रिमोनियल होम में जी रही थी वो एटलीस्ट उसको मिल रहा है, वो उतना मेंटेन कर सकती है, खुद को मेंटेन कर सकती है, अपना जो उसके बाकी खर्चे हो रहे हैं, लिटिगेशन कॉस्ट एंड ऑल सारी चीजें वो भी वहां से निकाल सकती है। तो इसीलिए जो कोर्ट्स वाली चीजें होती है ना, वो यार ऐसी होती है कि पीछे खुद को पढ़ना पड़ता है। आप किसी के भरोसे मत रहो कि एडवोकेट करेगा, आपको खुद भी उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। और यही पर्पस होता है आपके साथ ये जो केसेस है उनको डिस्कस करने का, कि अगर आपको जरूरत पड़ती है या अगर आपके आसपास वाले किसी को जरूरत है तो उनके साथ शेयर करो, और ताकि वो एज ए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट की ये जो इतनी बड़ी बड़ी जजमेंट्स आती हैं उनको अपने केस में रेफरेंस के तौर पर, और दूसरा है कि आपको अपने राइट्स के बारे में पता चलता है। तो आई होप आपको सारी चीज अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कहीं से भी यूजफुल लगी होगी, कोई भी पार्ट इस वीडियो का अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आज के लिए बाय बाय।